नमस्कार देवियों सज्जनों वितस्ता के हमारे चाहने वाले दर्शक श्रोता। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक रविवार को हम लोग समसामयिक मुद्दों पर दो या एक या तीन ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो प्रबुद्ध हों, जो पत्रकार हों, जो अपने समय की नब्ज जानते हों, जो बातचीत कर सकें। इस बार का विषय, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि बंगाल चुनाव और भारतीय राजनीति है। ये दो आयाम हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इन दो खास मेहमानों का बंगाल से बहुत जुड़ाव और लगाव रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनपथ के संपादक हैं, और अच्छी बात यह है कि वो अभी बंगाल की यात्रा पर हैं और वो वहीं से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ दूसरे साथी जो हैं वह अभिषेक रंजन सिंह हैं, समाजवादी विचारधारा को पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं। ये लोहिया के अनुयायी हैं और लोहिया पर इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ये काम भी कर रहे हैं। ये दोनों आईआईएमसी के हैं। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथी रहे हैं आईआईएमसी में और अभिषेक रंजन हमारे जूनियर रहे हैं। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे और बातचीत के क्रम में ये लोग अपना अपना परिचय भी देंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे अभिषेक श्रीवास्तव का। अभिषेक, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को हाय हेलो कीजिए और अपना थोड़ा सा परिचय आपका मैं दे चुका हूं, अगर आपको कुछ जोड़ना हो तो बता सकते हैं। बाकी ये बताएं कि कहां तक यात्रा हुई है, अभी कहाँ हैं आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस समय गाड़ी में हूँ, हावड़ा ब्रिज अभी क्रॉस किया हूँ। मैं हुगली जिले में आज घूम रहा था। हुगली में सिंगूर था, सिंगूर के आगे कई कला गांव गया, फिर वहां से हम लोग रिसड़ा गए। रिसड़ा वो इलाका है जहाँ पे जूट की पहली मिल खुली थी भारत में और काफी अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियल इलाका है। फिर वहां से हम लोग घाट घाट होते हुए, बेलूर मठ होते हुए फिर वापस अभी लौट रहे हैं शहर में। तो मैं अभी गाड़ी में ही हूँ, इसलिए हिलता हुआ दिख रहा हूँ आपको। और अभी 4-5 दिन हुए हैं बंगाल में। अभी और भी जगहों पे जाना है, घूमना है। तो अभी एक मिजाज कुल मिला के समझने की कोशिश है कि क्या चल रहा है। तो बातचीत के क्रम में देखिए क्या बातें आती हैं। अभिषेक जनपद.com के संपादक हैं और अभी हाल में जो किसान आंदोलन हुआ है उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कवरेज आई है। अभिषेक, दो मुद्दे हैं हम लोगों के पास। एक तो बंगाल चुनाव है, दूसरा भारतीय राजनीति है, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अभिषेक रंजन सिंह, आप बंगाल चुनाव कई बार देख चुके हैं और यह हमारे दर्शकों को आप बातचीत के क्रम में बताएंगे भी। आप बांग्लादेश से जब ट्रीटी हुई थी और जब मोदी गए थे और गांव की अदला बदली हुई थी, तब भी आप शायद उस जगह पर मौजूद थे। तो थोड़ा सा दर्शकों को अगर आप अपने परिचय में कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ते हुए और बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये आज के विस्ता वेंजर का जो ये प्रोग्राम है उसके लिए भी दयालु को बधाई। मैं अभी बंगाल में ही था और सहयोग से मैं रात में बंगाल निकल भी रहा हूँ फिर से। और ये मेरा चौथा इलेक्शन है जो मैं कवर कर रहा हूँ। 2014 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ बंगाल के, जिसमें कि एक लोकसभा, विधानसभा, एक उपचुनाव, और इसलिए भी बंगाल में विभिन्न मुद्दों पे मैं रिपोर्टिंग करता रहा, चाहे वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हो, जो समझौता हुआ प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के बीच। तो मेरी एक रुचि है बंगाल के इलेक्शन को लेके और इस बार भी दिलचस्पी है। आपके हिसाब से इस बार के बंगाल चुनाव क्या सचमुच वैसा कुछ देश की राजनीति के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होंगे जैसा मीडिया में दावा किया जा रहा है, या यह भी एक किसी अन्य राज्य के चुनाव की तरह है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो बंगाल का चुनाव है वो मेरे ख्याल से, हम लोग 5 साल से पत्रकारिता में है, मुख्यधारा की पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता में, इतना
रोचक चुनाव और इतनी जद्दोजहद पिछले दशकों में नहीं हुआ है जो इस बार बंगाल में देखने को मिला। और निश्चित रूप से बंगाल के चुनावी नतीजे देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव लाने में सहायक होंगे। निश्चित तौर पे इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभिषेक श्रीवास्तव, आपसे एक सवाल था मेरा। आप पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं और आप अपने तमाम पत्रकार साथियों के साथ हैं। हम लोगों के इधर जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हम लोग शब्दों के अनुवाद में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जैसे इस बार बंगाल चुनाव में बहुत मुझे सुनने को मिल रहा है खेला होवे खेला होवे, और खेला होवे को बंगाल में अगर कहते हैं तो उसका मतलब होगा कि नाउ द फन बिगिंस, अब मजा आएगा। लेकिन यहाँ खेला होवे को जनता ने इस तरह से ले लिया है, या हमारे पत्रकार बंधुओं ने ऐसे पेश किया है कि खेला होवे मतलब गेम हो जाएगा, ममता बनर्जी का हो जाएगा, या भाजपा बहुत बहुमत से जीत रही है, इस तरह से ऐसा कुछ। आप 5 दिन से वहां हैं, क्या मिजाज आपको लग रहा है, क्या सीन क्या है? देखिए, कुछ लोगों से बात जो हुई हमारी, तो ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, और उनका ये एक तरह से कहना था कि खेला होबे जो है अपने कनोटेशन में कहीं बैकफायर न कर जाए। जी। मतलब खेला होबे टीएमसी कह रही है, हाँ, तो कहीं ये बात टीएमसी के लिए ही उल्टी न पड़ जाए, इसका निगेटिव कनोटेशन कहीं लोगों के बीच में न चला जाए। हाँ, ये एक चिंता कुछ लोगों में दिखाई दी। वैसे चुनाव यहाँ पे बहुत बराबर लेवल पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा तरीके से अभी हम कह सकते हैं किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कहना भी ठीक नहीं है, प्री मैच्योर होगा। लेकिन मतलब शहर से ज्यादा वाइब्रेंट गांव है, शहर उतने वाइब्रेंट नहीं है। कोलकाता में खेला दिख नहीं रहा है, गांव में आप जाएंगे तो खेला दिखाई पड़ेगा क्या चल रहा है। उस पर में आप लोग ऑर्डर है। हाँ, उस पर मैंने जो शुरुआत में कहा खेला होवे, उसका मतलब ये था कि बंगाली में जो खेला होवे का कहने का कनोटेशन है वह अलग है, और उसको हिंदी अंग्रेजी में भाई लोगों ने दूसरा कर दिया है कि यह लड़ाई बराबरी की है। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि कांग्रेस को चलिए लोगों ने भुला दिया सो भुला दिया, वामपंथी पार्टियों का जिक्र मैं कहीं नहीं देख रहा हूं। कम से कम जो बंगाल में आप लोग हैं तो हो सकता है कि दिख रहा हो। यूपी में मैं यूपी में हूं बैठा हुआ, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, अखबारों से गायब है, चैनल से गायब है कि इन लोगों का क्या हुआ, कांग्रेस का और वामपंथी दलों का क्या। ये आप दोनों के लिए सवाल है। पहले अभिषेक आपसे सुनेंगे, और शायद आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं तो आपको 5 मिनट का मैं ब्रेक भी दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। हाँ, नहीं, बेहतर होगा कि आप अभिषेक जी से बात करें, मुझे 5 मिनट का वक्त दें, मैं सेटल हो जाऊं, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, आप सेटल होने के बाद हमें ज्वाइन करें। तो अभिषेक रंजन, आपके लिए भी यही सवाल है। अभिषेक रंजन, आपके लिए भी यही सवाल है। देखिए, ये निश्चित तौर पे एक मैं अभिषेक जी की बात से सहमत हूं कि ये खेला हुए का नारा ममता बनर्जी ने दिया है, ये नारा इस चुनाव में कहीं कहीं उनके विपरीत जाता हुआ दिख रहा है। और जब मैं बंगाल में था भी और लगातार बंगाल के संपर्क, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी गांव, अभिषेक जी ने कहा कि गांव बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा मुखर हैं। ये मैं पिछले चुनाव से ही कह रहा हूं, जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे,
मैं बंगाल के तकरीबन मैंने कवर किया था, दक्षिण बंगाल से लेके उत्तर बंगाल, जंगल महल से लेके ये सिंगूर और का इलाका। देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी को शहरी आधार वाली पार्टी मानी जाती है, ये बात सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ी से ये विपरीत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी गांव से मजबूत होते हुए शहर तक मजबूती पा रही है। ये चीज बंगाल के अलावे कमोबेश आप केरल में देख सकते हैं, लेकिन बंगाल में ये बहुत ज्यादा है कि बीजेपी का आधार गांव से मजबूत होके शहरों की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव, तो मैंने बंगाल में जिस इलाके में मैंने पहला चुनावी कवरेज के लिए मैं गया था, वो उत्तर बंगाल था। कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार, ये पूरे इलाके जो है बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और इनका ज्यादातर इलाका जो है वो ग्रामीण इलाके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर मजबूत इन इलाकों से होती चली गई। उसके बाद दक्षिण बंगाल की तरफ उसका आधार बढ़ा, और दक्षिण बंगाल से लेकर जंगल महल तक के इलाके में अब देखें तो गांव में इसका आधार बढ़ता गया। और एक चीज और, बंगाल में अगर भौगोलिक रूप से देखें तो बंगाल में ग्रामीण इलाकों का रकबा शहरी इलाकों से बहुत ज्यादा है। जी। और तीसरा, जो आपने वामपंथी और कांग्रेस के बारे में कहा है, तो मुझे हैरानी होती है कि 35 साल, 3.5 दशक तक वाम दलों ने जिस प्रदेश में शासन किया, निश्चित रूप से वैचारिक मजबूती के दम पे उसे शासन किया, और इसके और भी नताइज रहे और भी इसके कारण रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ही, पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही पश्चिम बंगाल में जो वाम दल है, उनका बस एक ही सिद्धांत है, ममता बनर्जी इसी प्रकार से सत्ता से हटे, क्योंकि उनके पास इतना इख्तियार नहीं है, वो अपने दम पे ममता बनर्जी और टीएमसी को हरा सके। तो इसलिए वाम दल ये चाहते हैं कि किसी तरह भाजपा ही सही, किसी तरह बाद में बीजेपी को हम देख लेंगे आगे आने वाले चुनाव में। इसीलिए इस बार जो पश्चिम बंगाल में वाम दलों का नारा है, आगे राम पौरे बाम, यानी पहले राम बाद में बाम, ये उनके मतलब छिपे हुए नारे हैं। अब देखिए, जंगल महल का जो इलाका है, जिसमें कि बीरभूम, पुरुलिया, बांका और ये सब आते हैं, ये पूरा माओवादी का इलाका रहा है। और पिछले ममता बनर्जी अगर सत्ता में आई तो जंगल महल के इलाके में वामपंथी माओवादियों ने बड़ी मदद की। बाद में जेल में गए, फिर बाद में माओवादी हुए, और माओवादी की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला, और उसके शिल्पकार मुकुल राय थे। इस मुकुल राय ने जंगल महल में बीजेपी टीएमसी को मजबूती प्रदान की। मुकुल राय के बीजेपी में आने के बाद वही रास्ता मुकुल राय जंगल महल में बीजेपी को रास्ता दिखाने वाले मुकुल राय। आप देखें, नहीं तो जिस जंगल महल में, आपको याद होगा ब्यालू जी, 3-4 साल पहले जंगल महल में रूट पे रात 9 बजे के बाद सुबह ट्रेनें नहीं चली थी माओवादियों के डर से, और उस जंगल महल इलाके यानी दक्षिण बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बीजेपी आज इतनी मजबूत हो गई। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बगैर माओवादियों के समर्थन से बीजेपी उस इलाके में मजबूत है? तो वामपंथियों ये के चल रहे हैं कि वो अपने दम पे इस चुनाव में कहीं नहीं है। वामपंथी चाह रहे हैं कि किसी तरह से ममता हटे, और ममता हटे तो बीजेपी को हम देख लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, भारतीय राजनीति में वामपंथियों का एक सीधा सा फार्मूला है। वो चाहते हैं कि चुनावी राजनीति में उनसे सिर्फ दक्षिणपंथ और वामपंथ, वो तीसरे मोर्चे को वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए वामपंथी चाहते हैं कि अगर लड़ाई आमने सामने की हो, राइट विंग की हो, लेफ्ट विंग की हो, तो वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं।
अब हम लोग जनता से कुछ सवाल लेंगे। जैसे पहला सवाल आपके लिए है, दोनों अभिषेक के लिए है। अभिषेक श्रीवास्तव कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे कि क्या 3 से 130 तक पहुंचने लायक खेला कर पाएगी भाजपा। इसका जवाब अभिषेक श्रीवास्तव ने, और मैं थोड़ा बहुत उनसे सहमत हूं इस मामले में, कि इसका जवाब इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में देना अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, लेकिन ये मेरी अपनी निजी राय है। आप दोनों के लिए सवाल है। तो अभिषेक रंजन, आपको क्या लगता है 3 से 130 पहुंचेगी भाजपा इस बार? देखिए, मैं कोई एक ये जो सवाल इन्होंने कहा है, हालांकि ये तो बिल्कुल हाँ और ना के बीच है, लेकिन मैं इसका एक प्रमाणिक आंकड़ा देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18 सीट पे आगे मैंने विजयी श्री हासिल की। अगर आंकड़ों की बात करें आप, तो बीजेपी लगभग 120 सीटों, विधानसभा की 120 सीटों पे पहले स्थान पे रही, और 40 से 50 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी दूसरे और तीसरे स्थान पे रही। तो इस प्रकार से अगर आंकड़ा देखें तो आपको सहज अंदाजा लग सकता है कि निश्चित तौर पे बीजेपी 100 के आसपास तो सहज रूप से पहुंच रही है। तो ये तो मेरी बात ना तो कोई भविष्यवाणी है, मैं तो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हवाले से ये बात कह रहा हूं। के हिसाब से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो ये कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दे कुछ और होते हैं, बावजूद इसके कि जब से 2014 में जब से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की सरकार आई है, तब से मैं ये देखता हूं, एक पत्रकार को होने के नाते, एक राजनीतिक पर्यवेक्षक होने के नाते, कि एक वार्ड परिषद का चुनाव भी सीधा और सीधा हमारे बुद्धिजीवी, हमारे दिल्ली के एसी रूम में बैठे पत्रकार मित्र उसको सीधा नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पर रेफरेंडम करार देते हैं। बावजूद इसके कि राज्य का चुनाव अलग है, केंद्र का चुनाव अलग है, पंचायत चुनाव अलग है। लेकिन अभी जैसे यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं या बिहार में, तो मुझे डर है कि वो भी नरेंद्र भाई की सरकार पर रेफरेंडम ना हो जाए। तो सवाल वही है कि चूंकि हमारे मुद्दे अलग होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने जिस तरह कहा कि 100 से ऊपर आपने विधानसभा सीटों पर जो भाजपा पहले स्थान पर रही उस हिसाब से आप अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से अभी तक भाजपा की वो गति मति बनी हुई है, और क्या भाजपा उन उस लाभ को क्या वोट में कन्वर्ट करने में सफल रहेगी? ये मेरा सवाल है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और हमेशा लोग ऐसा बोलते हैं कि राज्यों के मतलब विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल वाहिद ऐसा एक सूबा है जहां पे ये बात लागू नहीं है। ये मैं इसके आपको प्रमाण दे सकता हूं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 चुनावों से सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दे हैं भाजपा समर्थकों के बीच, टीएमसी समर्थकों के बीच और कांग्रेस समर्थकों के बीच। भाजपा समर्थकों के लिए विधानसभा में या लोकसभा में 4 अहम मुद्दे हैं। पहला कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है, खासकर सीमावर्ती जो 10 जिले हैं, अगर ये नहीं रुका तो शायद यहाँ के जान से ये डेमोग्राफी में इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ जीना मुहाल हो जाएगा। दूसरी चीज, बंगाल में जो अक्सर नहीं दिखाई देती थी कि ये धर्म की राजनीति और ये खासकर धर्म की राजनीति, ये पिछले 3 चुनावों से बंगाल में साफ दिख रहा है, खासकर हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, कि धार्मिक तौर पे ध्रुवीकरण बंगाल में हो रहा है। कोई लाख कहे कि बंगाल में ये कुलीन भद्र मानुष ये है, देखिए ये बहुत कहने की बात है, अब बड़े गिने चुने संख्या इनकी रह गई है। बिल्कुल वहां पे ध्रुवीकरण हो गया है और ये 2016 से ये ध्रुवीकरण चल रहा है।
इसका एक कारण ये है, ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, बंगाल में मुझे तो लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे थे वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में थे, या यूं कहें कि जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे पूरे नहीं हुए वो मुद्दे इस बार पूरे हो रहे हैं या वो मुद्दे बन रहे हैं। तो इसलिए बंगाल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। आपने 2-3 बातें कही, उसमें मैंने जो बात कही थी उस पर इशनाद झा जी ने कमेंट किया है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिलाकर देखें तो यह फार्मूला ठीक नहीं बैठता है। जैसा कि मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो हर एक राज्य की हर एक चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं और आपने इसका जवाब दिया है। आप जो कह रहे हैं कि मुद्दे अमूमन तो अब अगर मोटे तौर पर देखें तो मुद्दा ये होता है कि मोदी समर्थन या मोदी विरोध किसी भी चुनाव का, पिछले 6 वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं, या खासतौर से मीडिया जो माहौल बनाता है, और इसीलिए मीडिया मुंह की खाता है क्योंकि वह जमीन से कट चुका है। लेकिन राकेश चौरसिया जी ने एक सवाल पूछा है कि पुराने भोजपुरी मैथिली अवधि लोकगीतों के हिसाब से रोजगार व आजीविका के लिए बंगाल जाने का क्रेज हुआ करता था, अब यूपी बिहार से जनता देश के अन्य भाग में जाती है, बंगाल की वह चमक क्यों और कैसे खत्म हुई? इस पर आप कुछ बताएं। इसका जवाब अभिषेक हेलो जी बताएं। हेलो बताएं अभिषेक। ये चौरसिया जी ने दही ये कहा है कि एक आम कहावत थी, देखिए आज से 4 दशक पहले बिहार यूपी में कहावत थी, अगर घर का लड़का कोई काम नहीं करता था, अरे चलो ठीक है नहीं पढ़ेगा तो ढाका और रंगून चला जाएगा कमाने। ये एक आम चलन में थी, चलो भाई कुछ भी नहीं करेगा तो ढाका और रंगून में जाके काम करेगा। कहने का मतलब कि बंगाल और रंगून, ढाका और रंगून एक मतलब रोजगार का एक केंद्र था। कुछ नहीं तो आप कलकत्ते चले जाइए, ढाका चले जाइए तो कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा। और ये चीजें जो हैं, देखिए इसको 30 साल मैं इसके लिए सिर्फ वाम दल को जिम्मेदार नहीं मानता। हेलो, बंगाल में जो उद्योगों का नाश हुआ इसके लिए तो वामपंथी दल जिम्मेदार थे ही, लेकिन एक थोड़ा सा जिसपे कि ध्यान नहीं जाता है, थोड़ा सा भारत का विभाजन भी इसमें रहा, खासकर जो जूट उद्योग प्रभावित हुए। देखिए जब एकीकृत बंगाल था यानी यूनाइटेड बंगाल था, उस समय जूट की सर्वाधिक खेती पूर्वी बंगाल में होती थी और जूट की ज्यादातर फैक्ट्रियां जो थी वो पश्चिम बंगाल में थी। जब भारत का विभाजन हो गया और पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान का अंग हो गया और पश्चिम बंगाल इधर रह गया, तो कच्चे माल वहां से जूट का जो ये था वो आना बंद हो गया और जिसका असर पश्चिम बंगाल के जूट उद्योगों पे पड़ा। तो इसलिए 1947 के बाद बहुत सारे जूट की फैक्ट्रियां जो है वो बंद हुई। बाद में जब वामपंथी सरकारें जब आई तो ट्रेड यूनियन और कुछ गलत नीतियों की वजह से जूट उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। और दुख की बात यह रही कि देखिए बंगाल में हम लोग रहे ट्रेड यूनियन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्योग चले गए, उद्योग खत्म होते चले। देखिए अभिषेक श्रीवास्तव जिस इलाके में गए हैं वो जूट उद्योग, उसको बंगाली शब्द में कहा जाता है चटकल। वो सारे चटकल उद्योग जो है आज बंदी के कगार पे हैं। तो इसके लिए वाम दल अगर जिम्मेदार ही तो ठीक है भाई, 10 साल से तो वाम दल नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है। तो ममता बनर्जी ने बंद पड़े जूट उद्योगों को कितने चालू कराया? ममता बनर्जी से अगर कोई पूछे कि आपकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कितने बंद पड़े उद्योग चालू हुए या कितने नए उद्योग लगाए गए, उस एक श्वेत पत्र जारी करें। वो आपको कुछ देर के लिए यहाँ रोकूंगा। हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके यहाँ की लाइटिंग थोड़ी सी अभी आप ठीक नजर आ रहे हैं और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। बहुत सारी बातें इस बीच हमने की हैं।
अभिषेक रंजन के साथ और हमारी बातचीत हुई है। आप जहां हैं, हाँ अभी हम लोग उद्योगों की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मसले क्या हैं। जैसे अभिषेक रंजन ने एक बात कही कि बंगाल में धार्मिक मसले इस बार मुद्दा है। जय श्री राम हो, या ममता बनर्जी का चंडी पाठ हो, या फिर इफ्तारों का गायब होना हो कोरोना की वजह से या जिस भी वजह से, और जिस तरह से गोत्र का मंच से गुणगान हो, तो अभिषेक रंजन का कहना था कि ध्रुवीकरण हो चुका है। और मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण हुआ है या हिंदू रिसर्जेंस हुआ है, आपकी क्या राय है? देखिए, बंगाल में मोटे तौर पे 3 कारणों से लोग भाजपा को वोट देंगे, अगर देंगे तो 3 कारणों से। पहला कारण है रोजमर्रा के काम धंधे, ठेके पट्टे में जो तोलाबाजी, जिसको यहाँ कहते हैं तोलाबाजी। तोलाबाजी का मतलब जो वसूली का जो पूरा एक तंत्र है यहाँ पे चलता है, जो कट वो है, वसूली के कारण, हाँ, वो कट वाला जो पूरा इकोनॉमी है उससे लोग परेशान हैं। ये अक्रॉस बंगाल, रूरल बंगाल से लेके शहरों तक ये व्यवस्था जो टीएमसी के सिंडिकेट्स हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, ये लोगों ने मतलब शिकायत की, लोगों ने कहा है बाकायदे ऐसा। तो ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह जो कि उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, मैं प्रायोरिटी के हिसाब से गिनवा रहा हूं। प्रायोरिटी के लिस्ट में पहली वजह जो मुझे पता चली तोलाबाजी है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई, लेकिन वो प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, वो मुस्लिम अपीजमेंट है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण है। ठीक है। तीसरी वजह, जिनको ना हिंदू मुसलमान से लेना है देना है, न जिनको किसी कट या कमीशन या एजेंटगिरी से लेना देना है, उनके लिए तीसरी वजह ये है कि ये सरकार को 10 साल हो गया, हमारी जिंदगी में बहुत फर्क नहीं पड़ा, आओ देखते हैं कुछ नया करके। यानी जो सामान्य एंटी इनकम्बेंसी होती है वो एंटी इनकम्बेंसी यहां पर है। ठीक है। अब ध्रुवीकरण और हिंदुत्व रिसर्जेंस वाली बात, ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा ने भले की होगी, भले काफी मेहनत की है ध्रुवीकरण करने में, लेकिन ऑलरेडी मुस्लिम तो पोलराइज था ही और अभी भी है। मुसलमान तो एक तरफा टीएमसी की ओर जा रहा है, ये बात सभी कह रहे हैं। हिंदू अभी भी पोलराइज नहीं हुआ है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। बंगाल का हिंदू बहुत अलग किस्म का है। आधी आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है, बाकी आबादी यहाँ के बंगालियों की है। उसमें भद्रलोक के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, दूसरे और जातियों के हैं, व्यवसायी हैं, मारवाड़ी हैं। हिंदू पोलराइज नहीं हुआ है अब तक। तो हिंदुओं पोलराइजेशन की बात जो कह रहा है वो दरअसल इसलिए कह रहा है ताकि इसको सुन के जो हिंदू पोलराइज न हुआ हो वो पोलराइज हो जाए और भाजपा को वोट दे आवे। ठीक है। ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि हिंदू पोलराइज हुआ है, कतई नहीं हुआ है हिंदू पोलराइज। यहीं से ये बात निकल, एक मिनट पूरी बात कर लूं मैं। यहीं से ये बात निकलती है कि सीपीएम और कांग्रेस चुनाव में कहां है। जब आप टीएमसी और बीजेपी की बात करते हैं और सीपीएम और कांग्रेस को लगभग डेसिमेट मानते हैं, तो आपको गांवों में जाना चाहिए। गांवों में जाएं, आप देखेंगे कि जितने सीपीएम के झंडे हैं उतने ही टीएमसी के झंडे हैं, उतने ही कांग्रेस के झंडे हैं, उतने ही भाजपा के झंडे हैं। सबके झंडे लगे हैं अपने अपने तरीके से।
और सीपीएम ने जिस तरह के युवा कैंडिडेट्स उतारे हैं, अभी हावड़ा में मैं देख रहा था, वो डालमिया जो महिला जो टीएमसी से भाजपा में आई है, खड़ी हुई है हावड़ा से, उसके खिलाफ जेएनयू की एक लड़की इप्सिता खड़ी हुई है। वैसे ही मैं अभी देख के आया, हुगली के इलाके में सारे यंग सीपीएम के कॉमरेड्स खड़े हैं। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है सीपीएम का, कांग्रेस के भी नेता प्रचार कर रहे हैं। ये साइलेंट फोर्स है, सीपीएम कांग्रेस की साइलेंट फोर्स है, जो गई गुजरी स्थिति में भी दोनों मिला के 50 से 60 सीटें लेके आएंगे। सीपीएम कांग्रेस मिला के मैं कह रहा हूं 50-60 सीटें लेके आएंगे, और जब वो लेके आएंगे तब आप बाद में एनालिसिस करेंगे कि हिंदू पोलराइज नहीं हुआ था। इसीलिए मैं अभी ये बात कह रहा हूं कि हिंदू पोलराइज नहीं हुआ है, न होगा। हिंदू का वोट बटेगा, 3 तरफ बटेगा, लेकिन मुसलमान का वोट कहीं नहीं जाएगा, वो टीएमसी के पास ही आ रहा है। ये है पोलराइजेशन की कहानी। यहीं पर बीच में जो मैं काउंटर सवाल कर रहा था, आपने दरअसल उसका जवाब पहले ही दे दिया है। कि एक तो मैं ये जानना चाह रहा था, जो मैंने अभिषेक रंजन से भी पूछा, कि वामपंथी पार्टी को लोगों ने इस तरह से खारिज कर दिया है, हमारे तथाकथित मीडिया के मित्रों और बुद्धिजीवियों ने, जैसे कि वामपंथी वहां है ही नहीं, या फिर कांग्रेस का एक सेकंड के लिए चलिए मान भी लें, लेकिन आप सीपीएम को किस तरह से खारिज कर सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, पोलराइजेशन का जहां तक मुझे लगता है, अभिषेक श्रीवास्तव आपसे मैं कह रहा हूं कि मुसलमान तो मुझे लगता है कि हमेशा से एक तरफा वोट देते हैं, जो भी उनके लिए काम करता है या जो, तो वो तो पोलराइज रहते ही हैं। मेरा सवाल वही था, और उसका आपने जवाब दे ही दिया कि हिंदू इस बार पोलराइज नहीं है, और हिंदू बंगाल में पोलराइज्ड हो भी नहीं सकते हैं। अगर आपकी बात हम मान लें, तो आपकी बात को अगर सामान्य शब्दों में मैं समझाना चाहूं तो ये कि हिंदू, बंगाल का हिंदू पोलराइज नहीं हो सकता है, जिस तरह से यूपी का हिंदू हो सकता है, या जिस तरह से बिहार का हो सकता है। हालांकि बिहार में भी हिंदू पोलराइजेशन उस तरह से नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो जिस तरह लोकसभा में 39 सीटें दे दी थी लोगों ने, और विधानसभा में बहुत ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट एक तरह से कहिए तो आ गया था, और अगर 2 दल नहीं मिलते, जदयू और भाजपा, तो सरकार बनानी मुश्किल ही थी। और तेजस्वी की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब एक सवाल अभिषेक रंजन आपके लिए है। शुभम श्री मिश्रा ने नाम लेके पूछा है कि सर, मेरा सवाल अभिषेक रंजन सर से है, क्या प्रशांत किशोर की रणनीति बंगाल में काम करती नजर आ रही है? और दूसरा, इसमें कितनी सच्चाई है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है? इन्होंने केवल अभिषेक रंजन का नाम लिखा है, लेकिन मैं आप दोनों से पूछूंगा। पहले अभिषेक रंजन आप बताएं। मैं पहले अभिषेक श्रीवास्तव जी के दोस्त जो बात इन्होंने कही है उस पे अपनी 2 मैंने राय रखना चाहूंगा। कि अभिषेक जी ने कहा कि बंगाल में हिंदू पोलराइज नहीं है जैसे उत्तर भारत के अन्य राज्यों में होते हैं। तो मैं एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये बंगाल में हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं। उत्तर भारत में जिस प्रकार से ओबीसी राजनीति होती है, ओबीसी में अन्य अन्य जातियों के लोग हैं, दलित में है, क्या बंगाल में आपको महसूस होता है कि जो ओबीसी जाति और दलित को लेके है कहीं कोई भेद नहीं है? बंगाल में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अभिषेक जी के। बंगाल में पिछले 2014 से ही हिंदुओं में एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम है लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों को देखें, 42 में से 18 सीट, 18 में से 10 सीट दार्जिलिंग से के कूच बिहार, मालदा उत्तर, अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, ये सारे जो सीमावर्ती जिले हैं, और इनमें से ज्यादातर 80% ये जो इलाके हैं ये ग्रामीण अंचलों के आते हैं। ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। बंगाल में निश्चित तौर से इस बार ध्रुवीकरण है, और कम में ज्यादा ध्रुवीकरण दिखाई पड़ रहा है। कलकत्ता और कलकत्ता से सटे हुए महानगर में ये ध्रुवीकरण दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो भद्रलोक की जो बात है, देखिए मैं भद्रलोक पिछले 15 सालों से भद्रलोक के
वो माजी की मानियत हो गई है बंगाल में। भद्र लोग अब कुछ 1990 के बाद या तो भद्र लोग जो है विदेशों में शिफ्ट कर गए, जो बचे खुचे भद्र लोग थे वो दिल्ली के चितरंजन पार्क में रहते हैं या फिर बेंगलोर में रहते हैं। बंगाल में अब भद्रलोक जैसा कॉन्सेप्ट जो है फिलहाल नहीं है। इसलिए मैं एक चीज कहूंगा, अभिषेक रंजन, आपने अपनी राय दे दी। अभिषेक श्रीवास्तव, आप इनकी बात याद रखिएगा, आप उस पर अपनी राय रखेंगे। अभिषेक रंजन, आपके लिए एक दर्शक का खास सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर की रणनीति बंगाल में काम करती नजर आ रही है, और दूसरा, इसमें कितनी सच्चाई है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। जी। लोकसभा चुनाव में मैं नंदीग्राम में था लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव में। मैं आपको बताऊं कि इलाके का मैं मंजर बताता हूं संक्षेप में। नंदीग्राम में उस समय शुभेंदु अधिकारी एंड ब्रदर्स एंड फैमिली वो तृणमूल कांग्रेस में थे। नंदीग्राम में मुझे टीएमसी को छोड़ के किसी दूसरे दल का एक भी पताका या बैनर हमको दिखाई नहीं दी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी उनके परिवार के बीजेपी में आने से निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। की हिम्मत नहीं होती थी नंदीग्राम में कोई रैली करने की या बैनर लगाने की। आज वहां पे शुभेंदु अधिकारी के होने से इसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज कि नंदीग्राम में अगर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या देखें तो वहां मुस्लिम आबादी 27% है, बाकी वहां हिंदुओं की आबादी है। तो मुझे लगता, मैं ये नहीं कह सकता कि ममता बनर्जी वहां से जीत रही हैं या शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई बिल्कुल कांटे की लड़ाई होगी। और ममता बनर्जी जिस उम्मीद के साथ उन्होंने नंदीग्राम का चयन किया था, निश्चित रूप से उन्हें अब थोड़ा बहुत जो है कुछ ना कुछ एक मायूसी तो मन ही मन जरूर हो रही होगी। अभिषेक श्रीवास्तव, आपसे आगे का सवाल करूंगा। अभी अभिषेक रंजन ने जो बात कही उस पर आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। बाकी मुकुंद नाम के एक श्रोता ने यह टिप्पणी की है कि सीए एनआरसी पर बीजेपी का स्टैंड असम, बंगाल और तमिलनाडु में बहुत लचर टाइप है। चुनाव प्रचार में इस पर अब जोर शोर से चर्चा भी नहीं हो रही। मेरा सवाल है कि क्या ऐसा है? क्या सीए एनआरसी मुद्दा नहीं है बंगाल में? जमीनी स्तर पर लोगों के बीच इन मुद्दों का क्या असर है? क्या स्थिति भाजपा के खिलाफ है जिसकी वजह से वो चुप है? देखिए, जो लोग प्रभावित होंगे, मतलब प्रभावित हो सकते हैं सीए एनआरसी से, जाहिर है उनके लिए मुद्दा तो वो है ही। वो मुद्दा कहीं गया नहीं है। बीजेपी इस पर चर्चा करने से बच रही है। उसकी वाजिब वजह यही है कि वो जानती है कि अगर हम चर्चा करेंगे तो मामला बिगड़ेगा, हमारे खिलाफ जाएगा। हाँ, और ऊपर का जो इलाका है, जहां आप लोअर असम ले लीजिए या अपर बंगाल ले लीजिए, जहां पर नागरिकता का मुद्दा है, वहां पर बीजेपी कमजोर है। ठीक है, असम में अगर बीजेपी की लड़ाई फंसी हुई है तो वो नागरिकता के मसले पर ही फंसी हुई है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि अधिकतर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सेंट्रल इलाकों से, कैपिटल सिटीज से, और गांवों में नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों तक बात नहीं आ पाती है कि मुद्दे असल क्या हैं। प्रभावित लोगों के बीच ये मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, से एक और सवाल है, अगर आप अभिषेक रंजन ने जो कहा है उस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, वरना आपके लिए सौरभ शेखर का एक सवाल है कि मेरा सवाल अभिषेक सर से है, क्या भाजपा को ममता उसी के पिच पर आकर काउंटर कर रही है? सार्वजनिक तौर पर गोत्र बताना क्या संदेश देता है? ठीक है, देखिए, फिलहाल देखिए,
अगर हिंदुत्व के जो भाजपा का जो हिंदुत्व की एक छवि है और हिंदुत्व के छवि के बदले कोई नया हिंदुत्व को लेके आए, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में कोई सक्सेस होगा, क्योंकि बीजेपी को इसमें डॉक्टरेट हासिल है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक रंजन, एक मिनट, अभिषेक रंजन, ये सवाल खास तौर से दर्शक ने अभिषेक श्रीवास्तव के लिए किया है, ये जवाब दे लें, उसके बाद आपकी बात पर हम आएंगे। 1 मिनट प्लीज। जी अभिषेक श्रीवास्तव बताएं। अच्छा, देखिए ऐसा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है, अगर ये आपको पता है तब तो फिर ये बात आप पूछ सकते हैं कि उसका काउंटर ममता सही कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब बीजेपी की रणनीति क्या है। बंगाल में बीजेपी की रणनीति मेरे ख्याल से केवल पूरी चुनावी लड़ाई को डिसरप्ट करना है। ठीक है, आप मान के चलते हैं कि बीजेपी का काम धर्म और हिंदुत्व और ये और वो है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं कल 80 साल के एक बुजुर्ग समाजवादी से मिला, बहुत पुराने समाजवादी हैं, 80 साल के, हिंदुस्तान मजदूर सभा के बिल्डिंग में बैठते हैं, पीयूसीएल कर चुके हैं, जाने क्या क्या संगठन कर चुके हैं, ट्रामों की जो पंचायत यहाँ पे होती थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब एक जमाने में 1 पैसा जब ट्राम का रेट बढ़ा था तो आंदोलन करवा दिए थे, पूरा कलकत्ता बैठ गया था। उस तरह के पुराने आदमी थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आ रही है। मैंने कहा ठीक है आ रही है। हम बोले भाजपा क्यों आ रही है? बोले ऐसे ही आ रही है बस। हिंदुत्व कुछ तो होगा। बोले यहाँ का आदमी हिंदुत्व नहीं समझता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। भाजपा की रणनीति अगर हिंदुत्व की होगी भी तो यहाँ के आदमी को भाजपा के हिंदुत्व से उतना ही लेना देना है जितना सीपीएम के कम्युनिज्म से लेना देना है या ममता बनर्जी के मां माटी से लेना देना है। कोई मतलब नहीं है हिंदुत्व से। भाजपा कल को आके अगर सरकार बना लेगी तो इसका ये कतई अर्थ मत निकालिएगा कि बंगाल का हिंदूकरण हो चुका है। भाजपा अगर 50 सीट ले आ देगी, 150 सीट भी ले आ दे, तो इसका ये अर्थ मत निकालिएगा कि ये बंगाल का हिंदू पोलराइज हो गया है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, इसकी वजह है, इसको समझने के लिए, और अभिषेक जी जो बात कह रहे थे, दोनों को समझने के लिए हमें बंगाल का थोड़ा ऐतिहासिक स्वरूप समझना पड़ेगा। अगर समय हो तो मैं यहाँ पे उस पर बात करूं, 5 मिनट टाइम लूंगा, वरना जैसा आप कहें। हम लोग इसीलिए बैठे ही हैं, बताइए, समय पूरा है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि बंगाल में जब आप हिंदू या हिंदुत्व की बात करते हैं ना, तो बंगाली उसको उस मतलब चमत्कृत तरीके से नहीं देखता है जितने चमत्कृत तरीके से कोई यूपी या बिहार का मिडिल क्लास का आदमी बाप रे बाप क्या मतलब बोल दिया, एकात्म मानववाद, भारी भरकम बात गिरा दिया, वैसा नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों में एक श्रेष्ठता का भाव आज से नहीं 100 साल से, वो एक सांस्कृतिक श्रेष्ठता बहुत पहले से रही है। और वो सांस्कृतिक श्रेष्ठता किस बात की आपको पता है? जिसको हम भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। तमाम लोग, हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद से जाने क्या क्या समझते हैं पता नहीं, लेकिन जो भी भारतीय राष्ट्रवाद रहा है, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में पैदा हुआ है, वो भारतीय राष्ट्रवाद दरअसल बांग्ला राष्ट्रवाद का ही एक डाइल्यूटेड स्वरूप है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हों, राजा राम मोहन रॉय हों, आप लाइन से खींच लीजिए तमाम लोगों के विचारधारा को, उनको एमलगेमेट कर दीजिए तो भारतीय राष्ट्रवाद बनता है 1930-40 के आसपास। ठीक है, बांग्ला राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है। और जिसको आप हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं ना, उसका भी जनक बंगाल ही है। आप मानते हैं कि सावरकर हिंदुत्व के जनक हैं,
मैं उस गांव से होके आया जिसने हिंदुत्व का जिक्र तब किया जब सावरकर पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है। चंद्रनाथ बसु बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और राइटर थे जो 1910 में मर गए। पता नहीं भाजपा आरएसएस उनको कितना मतलब याद करती है, बंगाल में कितना स्थापित करना चाहती है, हम नहीं जानते। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि चंद्रनाथ बसु ने 1885-86 में ही हिंदुत्व नाम की किताब लिख दी थी। सावरकर तो बहुत बाद में 1923 में हिंदुत्व की बात की है। ठीक है ना। और चंद्रनाथ बसु यहीं पे हुगली में रहते थे। हुगली में उनका गांव था, बहुत बड़े जमींदार थे। बसु पाड़ा वहां का एक इलाका है, उसकी जमींदारी थी उनकी, चंद्रनाथ बसु की। तो बंगाल तो वो जगह है जहां से हिंदुत्व पैदा हुआ। बंगाल वो जगह है जहां बंकिम चंद्र पैदा हुए, आनंद मठ पैदा हुआ। बंगाल वो जगह है जहां से भारतीय राष्ट्रवाद की तमाम धाराएं निकली। तो भाजपा आके यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवाद पढ़ाएगी? है? यहाँ का आदमी भाजपा का लोड नहीं ले रहा है, भाजपा के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का लोड नहीं ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सब इधरे का निकला हुआ है, हम श्रेष्ठ हैं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू यहाँ का पोलराइज हो जाएगा भाजपा के कहने से, भाजपा की रणनीति से। इस गफलत में मत रहिए। यहाँ का हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है या देगा तो केवल इसलिए देगा क्योंकि चलो एक डिश और चख लेते हैं, एक व्यंजन और चख लेते हैं, बहुत हो गया दीदी का 10 साल, एक बार इसको भी देख लेते हैं। और कोई वजह नहीं है, मैं क्लियरली कह रहा हूं। और यहाँ का हिंदू जो है वो जो अलग अलग जो जाति की बात की है अभिषेक रंजन, बंगाल में जाति जो है वो हिंदुत्व के लिए बैरियर नहीं है। आप बिहार के फ्रेम से मत देखिए, यहाँ बिहार का फ्रेम नहीं चलेगा। भाजपा के हिंदुत्व को, आरएसएस के हिंदुत्व को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। बिहार यूपी में जाति हो सकती है, बंगाल में जाति नहीं है। बंगाल में बंगाली अस्मिता है जो यहाँ के हिंदुत्व को रोकेगी। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं रोकेगी कि भाजपा की सरकार बन जाएगी। सरकार का बनना हिंदुत्व का अनुकूलन नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पे आरएसएस का हिंदुत्व जो लड़ाई पा रहा है वो बंगाली अस्मिता से काउंटर हो रहा है। वो बंगाली अस्मिता जिसने आरएसएस से लेकर तमाम किस्म के राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, हिंदुत्व को भी जन्म दिया है। वो बांग्ला श्रेष्ठता जो है ना, वो कहां से आप उसको कैसे आप टैकल करेंगे? कोई तरीका नहीं है भाजपा आरएसएस के पास कि वो बंगाली मानुष की श्रेष्ठता को, उसकी आइडेंटिटी को टैकल करे, नहीं कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ का हिंदू पोलराइज नहीं होगा, वो बिना पोलराइज हुए भाजपा को वोट देगा विशुद्ध एंटी इनकम्बेंसी के कारण। भाजपा सरकार अगर बना ली, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बंगाल का हिंदू रिक्लेमेशन हो गया। बहुत गलत एनालिसिस होगा ये। मेरा इतना ही जवाब है फिलहाल। ओके। इस पर हालांकि 2-3 चीजें मैं भी कहना चाहता था, लेकिन पहले हम प्रवीण कुमार झा की एक टिप्पणी ले लें। इन्होंने लिखा है कि इतना श्रेष्ठ होकर राज्य को क्या मिला अब तक, या फिर श्रेष्ठ होने का विकसित होने से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि इसका अगर मैं जवाब दूंगा, हालांकि आप भी दे सकते हैं, तो वो श्रेष्ठ होना और श्रेष्ठता बोध होना, मुझे लगता है कि अभिषेक श्रीवास्तव शायद श्रेष्ठता बोध की बात कर रहे थे। श्रेष्ठ हैं या नहीं है, यह तो बहुत ही मतलब अजीब सा सवाल हो जाएगा। वैसे इस पर अभिषेक श्रीवास्तव से ही सुन लेते हैं, फिर हम लोग अभिषेक रंजन के पास जाएंगे। अभिषेक श्रीवास्तव। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। श्रेष्ठता बोध की ही बात है। और श्रेष्ठता बोध में तो भाई देखिए ऐसा है कि हमारे यूपी के उन्नाव, हरदोई और उस तरह के इलाके में ना पेट में दाना नहीं होता है, लेकिन ऐसे ना मोच को ऐसे करके और लंबी लंबी दुनाली रख के चलते हैं लंगोट पहन के। ठीक है भाई, आप उसको सामंतवाद कह दीजिए, उसको आप श्रेष्ठता बोध कह दीजिए, उसको आप आइडेंटिटी, अलग अलग शब्द कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए। हाँ,
मतलब जिसको हम कहते हैं नंगे नवाब किले पे झंडा है, वो वाला हाल है। लेकिन अब नवाबी नहीं गई तो आप क्या कर लेंगे भाई? नवाब वही मामला है। अब उसका, लेकिन उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो है तो है, वो तो एक भाव है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक रंजन, आप उस समय कुछ कह रहे थे अभिषेक श्रीवास्तव की बात के बाद, वह बात शायद आपकी अधूरी रह गई थी, अगर आप उसको कहना चाहें तो मैं उस बात को सुनना चाहेंगे हम लोग, अन्यथा आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। मैं सीए के बारे में एक चीज कह रहा था कि जैसे देखिए, सीए बीजेपी के लिए असम में या अन्य राज्यों में कितना नुकसान पहुंचाएगी या कितना फायदा पहुंचाएगी ये अलग मसला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीए का मसला बीजेपी को फायदा दिला रहा है। और एक चीज और है, अभिषेक श्रीवास्तव जी के बात से मैं सहमत हूं कि सीए लागू हो या नहीं हो वो अलग मसला है, लेकिन सीए एक मुद्दा है और ये मुद्दा उसी तरीके से होने वाला है, इसकी परिणति उसी तरीके से होगी जैसे कि दार्जिलिंग में गोरखालैंड का मुद्दा है। गोरखालैंड एक ऐसा मुद्दा है कि वो फुटबॉल बन चुका है, वो कभी बिमल गुरुंग के पाले में जाता है तो कभी वो विनय तमांग के ये पाले में जाता है, और गोरखालैंड जो है उसके नाम पे राजनीति हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 60 से 70 लाख मतुआ संप्रदाय के लोग हैं, और 60 से 70 लाख अगर मतदाताओं की संख्या अगर मान लें तो 40 से 45 लाख। अगर किसी राज्य में इतने मतदाता अगर किसी एक पक्ष में शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से राज्य की विधानसभा के समीकरण इधर उधर हो जाएंगे। मोदी की जो बांग्लादेश यात्रा रही, सतखीरा डिस्ट्रिक्ट में वो गए और एक हरिश्चंद्र ठाकुर के जन्म स्थान पे गए। निश्चित रूप से उनकी यात्रा का एक बड़ा कदम माना जाएगा कि उन्होंने मतुआ संप्रदाय जो उनसे छिटके हुए थे, देखिए ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव में मतुआ संप्रदाय ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया सीएए के नाम पे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सीएए को लेके बीजेपी उतना आगे नहीं बढ़ पाई या उस प्रकार से सकारात्मक रुख नहीं दिखा पाई। इस वजह से लोग थोड़े बहुत छिटके मतुआ संप्रदाय के लोग थे, उन सभी को गोलबंद करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने बांग्लादेश के राजकीय दौरे में से समय निकाल के वो हरिश्चंद्र ठाकुर के जन्मस्थान पे गए। देखिए, हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म स्थान जो सतखीरा डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी अहमियत उतनी ही है जितना कि राम जन्मभूमि स्थान जो है हिंदुओं के लिए। इसलिए मतुआ संप्रदाय के लिए हरिश्चंद्र ठाकुर की जन्मस्थली जाना राम जन्मभूमि जैसी अहमियत रखती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये चेष्टा की कि जो छिटके मतदाता हैं उसको हम एकजुट करें। देखिए, एक चीज तो आप मान के चलें कि सीएए और एनआरसी ये लागू या ही लागू, ये कहना बहुत ही जल्दीबाजी है, लेकिन इसने तो एक उन्माद की राजनीति भारत में पैदा की है। और मतुआ संप्रदाय हो सकता है कि इस बार सीए के नाम पे फिर दोबारा वोट दे दें, लेकिन लंबे समय सीए अगर लागू नहीं करते हैं तो सिर्फ बातों की आसनी से आप लंबे समय तक इस समुदाय को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मतुआ एक समय वामपंथी के सबसे बड़े समर्थक थे, वामपंथी के समर्थक थे और भाजपा के समर्थक होते जा। अभिषेक रंजन, आपको यहाँ रोकूंगा, हालांकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने की और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। 10 मिनट ही बचे हैं और उसमें हमें ये कंक्लूड करनी है ये बातचीत आप दोनों से है। और अब मैं करूंगा कि थोड़ा सा रैपिडली हम लोग जवाब दें। एक सवाल है कि सीपीएम और कांग्रेस किसको अधिक नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो ममता जी का ही फायदा लगता है। अभिषेक श्रीवास्तव, आपका टेक क्या है इस पर?
मैं तो मानता हूं कि कोई पार्टी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, अपना चुनाव लड़ती है, अपना सीट लाती है, नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है। तो सीपीएम और कांग्रेस किसी को नुकसान पहुंचाएगी नहीं, उसके अपने वोट्स हैं, जितने वोट्स हैं अपना उतना वोट लाएगी, उतना सीट लाएगी, और अंततः अगर सरकार बनने की स्थिति होगी तो ममता बनर्जी को तो फायदा होना ही है। अभिषेक रंजन, आपका क्या कहना है इस पर? सरकार किसकी बनेगी? आपने कहा है कि भाजपा को 100 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। देखिए, मैं तो इतना तो जरूर जानता हूं कि दलों के एक बचा कुचा जनाधार भी है, और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस के मुकाबले वामपंथी दलों की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे वाम दलों से बड़ी एक मतलब हैरानी होती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने कांग्रेस के साथ समझौता किया था, लेकिन वाम दलों का जो कैडर वोट है वो तो कांग्रेस को मिल गया, लेकिन कांग्रेस का तो मुझे तो हैरानी होती है कि भाई कोई ये बताए कि बंगाल में कांग्रेस का कोर वोटर कौन है। मैं यही सवाल बिहार में पूछता हूं कि बिहार में कांग्रेस इतनी सीटों पे चुनाव लड़ लेती है, उसका वोटर कौन है। बंगाल में अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि सारे मुसलमान जो है टीएमसी को वोट देंगे, तो मुझे जब बताइए, आप लोग विद्वान हैं, कि कांग्रेस का वोटर बंगाल में किस जाति और किस वर्ग का लोग है। मैं बड़ा मुतमईन होना चाह रहा हूं इस सवाल पे, वोटर कौन है उसका। अभिषेक श्रीवास्तव, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन की बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ी कि इन्होंने क्या कहा, इतनी देर से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा हूं, आम दलों का तो चलो बंगाल में समझ में आता है, तो चलो बंगाल में समझ में कांग्रेस का कौन सा वर्ग और किस अभिषेक रंजन, आपकी तरफ नेटवर्क में गड़बड़ है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करें अपने माइक को। अभिषेक रंजन की आवाज एकदम साफ नहीं आई है। अभिषेक रंजन, आप म्यूट करें, अपने माइक को म्यूट करें या दोबारा जुड़ें। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बंगाल में कांग्रेस का वोटर कौन है, मैं ये सवाल करता हूँ, किस जाति और वर्ग के लोग। मैं ये सवाल, अभिषेक रंजन के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अभिषेक श्रीवास्तव, सवाल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अभिषेक श्रीवास्तव, सवाल। अभिषेक, आप कुछ देर अपना माइक म्यूट करें प्लीज। अभिषेक, आप कुछ देर अपना माइक म्यूट करें। अभिषेक रंजन, म्यूट करें माइक। अभिषेक रंजन, अभिषेक श्रीवास्तव, आपसे मेरा एक सवाल ये था हाँ, कि जिस हिसाब से भाजपा के अंदर टीएमसी के लोगों का आयात हुआ है, हाँ, क्या भाजपा के कोर कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं है? यह सवाल प्रवीण कुमार झा के लिए है। तो भाजपा के कोर कार्यकर्ता यहाँ पे थे क्या बंगाल में? हमको तो नहीं पता है कि भाजपा के कोर कार्यकर्ता यहाँ पे थे। मतलब यहाँ तो हालत ये हो गई कि टिकट दे दिया जब लोगों को, तो बोला जा रहा है कि अरे हम तो मांगे भी नहीं थे, हमको कहाँ टिकट दे दिया भाई, हम तो कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के विधायक थे, टीएमसी के थे। पर जब मतलब जबरदस्ती आप टिकट बांट देंगे और कहेंगे कि मतलब चुनाव लड़ो, हैं? कार्यकर्ता ही नहीं है भाई इनके पास। आप जाके देखिए भाई,
आरएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, कुछ होंगे। हेलो, इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि बंगाल में संघ की 2000 से अधिक दैनिक शाखा चलती हैं। हाँ, क्या ऐसी स्थिति में संघ के हिंदुत्व को बंगाल में अच्छा सवाल है, ये नकारना बढ़िया ठीक सवाल होगा? है। आपसे जवाब अपेक्षित है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज गायब है, आवाज चेक कीजिए। मुझे लगता है कि आवाज नेटवर्क नहीं में आ रही थोड़ी है, बहुत आवाज। समस्या है। अब आ रही है आवाज? टूट टूट के आ रही है, टूट टूट के आ रही है। ओके, तो ये आखिरी सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा समय भी लगभग पूरा हो चुका है, तो आप दोनों का बहुत बहुत अभिषेक श्रीवास्तव शायद चले गए हैं। अभिषेक श्रीवास्तव के यहाँ नेटवर्क में कुछ समस्या थी। अभिषेक रंजन, आप बताएं, आखिरी 5 मिनट बचे हुए हैं, आपका इस सवाल पर क्या कहना है कि बंगाल में संघ की 2000 से अधिक दैनिक शाखाएं चलती हैं, इस स्थिति में संघ के हिंदुत्व को बंगाल में नकारना क्या ठीक होगा? अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट किया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है जी। ये कहा कि ये जो कि 2000 से ज्यादा शाखाएं लगी हैं, तो मैं यही कहने चेष्टा कर रहा था। पिछले 7 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 2000 से अधिक आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, तो ये एक दिन का चमत्कार तो नहीं हो सकता। ये धीरे देखिए, और एक चीज जो अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि में बीजेपी की जीत होती है तो वो हिंदुत्व की जीत नहीं होगी, मैं इसको पूरी तरह नहीं मान सकता। निश्चित रूप से उसमें एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है, उसमें ममता बनर्जी की सरकार की जो नाकामियां हैं उसका एक बड़ा फैक्टर है, करप्शन का एक मुद्दा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुत्व की धारा नहीं होती वहां पे, तो पिछले लोकसभा चुनाव तो ये साबित हो चुका है कि आप उत्तर बंगाल के जो है 10 सीमावर्ती लोकसभा सीटें आप जीत चुके हैं। तो वहां एक ही मुद्दा था कि डेमोग्राफी बदलती जा रही है हमारे जिलों की। तो हिंदुत्व एक मुद्दा है और ध्रुवीकरण है। देखिए, ध्रुवीकरण दोनों तरफ से हुआ है, मुस्लिम ध्रुवीकरण भी हुआ है और उसके नाम में हिंदू ध्रुवीकरण भी हुआ है। बंगाल जात कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल में ये चुनाव मुख्य रूप से ध्रुवीकरण के आधार पर लड़े जा रहे हैं। अभिषेक रंजन, आपसे ये सवाल है कि ओवैसी का कोई फैक्टर है क्या बंगाल चुनाव में? अभिषेक श्रीवास्तव और अभिषेक रंजन, आप दोनों से आखिरी सवाल, क्या ओवैसी का कोई फैक्टर है इस बंगाल चुनाव में? नहीं है, कोई नहीं। अभिषेक श्रीवास्तव ने कह दिया नहीं है। अभिषेक रंजन, आप? देखिए, एक है, मैं इसमें ये जो
वाम मोर्चे और कांग्रेस के साथ बुशरा शरीफ के पीरजादा अब्बास जो इस अलायंस में शामिल हुए हैं, इसने थोड़ा सा देखिए, एक चीज तो माना कि पीरजादा अब्बास के जो बंगाल के कुछ जिले हैं असर है, की तकरीर होती है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक लीडर है, बात पे कोई बात नहीं कर सकता। अभिषेक रंजन आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मैं आपको यहीं रोकता हूँ। आखिरी सवाल अभिषेक श्रीवास्तव आपसे ले रहा हूँ, जो सवाल उस समय चूक गया था। उसके बाद हम आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है अभिषेक श्रीवास्तव? आ रही है, साफ आ रही है। आपसे आखिरी सवाल है। बंगाल में संघ की 2000 से अधिक दैनिक शाखाएं चलती हैं। इस स्थिति में आप संघ के हिंदुत्व को बंगाल में नकार रहे हैं, क्या यह ठीक रहेगा? और इस सवाल को लेके हम इस बहस को कंक्लूड करेंगे। अभिषेक श्रीवास्तव। इसके दो जवाब हैं। इस सवाल के दो जवाब हैं ठाकुर जी। आप शाखा में अगर गए हो तो पहला जवाब तो आपको पता होगा। चूंकि हमको लगता है कि सवाल आपने पूछा है तो आप शाखा में कभी गए नहीं है। इसका मतलब संघ की शाखा 2000 चले चाहे 2 करोड़ चले, शाखा में हिंदुत्व नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, शाखा में कसरत करवाया जाता है, खेल खिलाया जाता है, कीर्तन करवा सकते हैं, हिंदू नहीं सिखा। ठीक है, हिंदुत्व अलग चीज है और संघ की शाखा अलग चीज है। तो अगर किसी राज्य में संघ की अगर 1-8 करोड़ भी शाखा चल रही हो तो उसका हिंदुत्व से लेना नहीं है। दूसरी बात, हिंदुत्व को नकारने का सवाल ही नहीं उठता है। नकारने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सब जितना बंगाली यहाँ पे है, गैर मुसलमान बंगाली, वो सब एसेंशियली हिंदू है। सब अपने को हिंदू मानता है, किसी को अपनी हिंदू आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चल रहे हैं कि बंगाल का जो बंगाली, जो गैर मुसलमान बंगाली है, वो हिंदू नहीं है। ये आपकी दिक्कत है मानने की। वो तो मानता ही है कि वो हिंदू है। हाँ, हिंदुत्व की जहां तक बात है, उसको बीजेपी के हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना जो है बंगाली नेशनलिज्म काफी है। बंगाली नेशनलिज्म, बंगाल का हिंदुत्व है, जो चैतन्य महाप्रभु से लेके स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस वाला हिंदू काफी है उसके लिए। अब आप खोजते रहिए, आरएसएस खोजता रहे कि उसका वाला हिंदुत्व का बेरर कौन है। आरएसएस के हिंदुत्व का बेरर तो बंगाली के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बंगाली हैं, आप क्या कर लेंगे? ये समस्या है। तो उसको तो सब अपना आदमी है ना। यहाँ पे आके आप बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, बोलेगा ये तो अपने आदमी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना आदमी है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना आदमी है। ये कहां तक जाएंगे? सब तो बंगाले का है, तो उसको आप क्या सिखा देंगे भाई? तो वो नकारने का सवाल छोड़ दीजिए, वो उसी का है। भाजपा आरएसएस की राजनीति बांग्ला राष्ट्रवाद या बांग्ला हिंदू पंथ, बंगाल का जो हिंदू पंथ हो सकता है या होगा, उसका एक बहुत छोटा सबसेट है भाजपा और आरएसएस की राजनीति। बंगाल में आके जो है पलड़ा उलट जाता है। इसलिए यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है कि शाखा लगाइए मत लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, महाराजा दड़िभंगा का एक सवाल बहुत बढ़िया आया है। श्रीवास्तव जी भाजपा को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखते हैं। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं मैं, क्योंकि भाजपा जो है वो आरएसएस नहीं है। भाजपा और आरएसएस में फर्क है। मैं आरएसएस के हिसाब से बात करता हूं। हिंदुत्व की बात करना है तो आरएसएस की बात कीजिए, तब मैं बात करूंगा बहुत सीधी, बिना पूर्वाग्रह के। आप भाजपा की बात करेंगे और फिर हिंदुत्व को बीच में ले आएंगे तो ये वैसा ही बात हो गया कि आप जो है अरविंद केजरीवाल को ले आएंगे और बोलेंगे कम्युनिस्ट है। कोई बात हुआ है? भाजपा का हिंदुत्व से क्या लड़ना? भाजपा तो एक सिंपल
पैसा वाली पार्टी है मारवाड़ियों की, है उसमें भी सब वही सब चोर डकैत लुटेरे भरे हुए हैं, जैसे सारे पार्टियों में भरे हुए हैं। उसका विचार से क्या लेना देना? विचार से लेना देना आरएसएस का है, आरएसएस की बात कीजिए, हम बात करेंगे। भाजपा को लेके तो पूर्वाग्रह ग्रसित रहेंगे ही भाई, सीधी सी बात है। और बोली सवाल नहीं, हमारा समय जो नियत था वह खराब नेटवर्क की भेंट चढ़ने के बावजूद जो हम लोगों ने तय किया था उससे भी आगे निकल गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब संघ पर और हिंदुत्व पर बात करनी होगी तो एक अलग से चर्चा करेंगे। मेरे भी कई सवाल थे जो आप बंगाली नेशनलिज्म जिसे कहते हैं और जिसको आप थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं हिंदू नेशनलिज्म से या हिंदू राष्ट्रवाद से, उसमें मेरी जो टिप्पणी होगी वह इस तरह की होगी कि जो भी नेशनलिज्म था उसमें बंगालियों का जो योगदान था, क्योंकि आधुनिक वो पहले हुए, अंग्रेजी शिक्षा पहले हुई, तो राजा राम मोहन राय हों, यहाँ तक कि विवेकानंद पर ईसाई होने का आरोप लग चुका है। तो वह एक अलग बहस का मुद्दा है कि इन लोगों ने ईसाईकरण किया हिंदुओं का। और राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के बारे में तो ये था ही कि वह ईसाई परंपरा के काफी निकट है। बहरहाल ये लंबी बहस का विषय है। अवध किशोर ठाकुर जी ने अभिषेक श्रीवास्तव आपके लिए टिप्पणी दी है कि सर द्वितीय वर्ष शिक्षित हूं, आप तो हमें बेइज्जत कर दिए। नवीन चौधरी का एक अरे नहीं भाई, बुरा मत मानिए ठाकुर जी, बुरा मत मानिए भाई, बुरा मत मानिए। अगर बुरा लग गया हो तो करबद्ध माफी मांगूंगा मैं, बुरा मत मानिए। नवीन चौधरी वैसे मैं चूंकि अभी ट्रेवल करके आया हूं तो माथा गर्म है तो बोल दिया उस तरह से। हम लोगों ने, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी परिचर्चा हुई, बहुत सारा समय खराब नेटवर्क की भेंट चढ़ गया, लेकिन आप रिपोर्ट देते रहेंगे। हम अपने दर्शकों श्रोताओं को बता दें कि अगर अभिषेक श्रीवास्तव को पढ़ना हो तो आप जनपद.com देखते रहिए। इस पर कुछ बहुत तीखी और अच्छी खबरें मिलेंगी आपको। आज से अभिषेक रंजन सिंह भी बंगाल में होंगे और आप लोगों के अगर कुछ सवाल हों तो वह हमें भेज सकते हैं, वितस्ता वेंचर्स को भेज सकते हैं या सीधा मुझे भेज सकते हैं, ताकि उन सवालों के जवाब हम इन लोगों से पूछ सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें। अभिषेक श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक रंजन सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।